नंबर वक्त है सौदा आपका का। कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन उससे पहले शो के हाइलाइट्स आपके सामने। सौदा आपका में आज जैसे ही कमोडिटी बाजार खुलेंगे, दो कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट होंगे हमारे साथ, जो देंगे आपको कमाई के टिप्स। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर। समित चौहान के साथ बनाएंगे निफ्टी में दमदार स्ट्रैटेजी। छोटे शेयरों में किस तरह का एक्शन दिख रहा है, कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग छोटे शेयर। साथ ही अमित हरचेकर के एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में 11 बजे। नतीजों पर एसकेएस माइक्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर एमा राव रहेंगे हमारे साथ। समझेंगे कि कैसे रहे नतीजे एसकेएस माइक्रो के लिए, और आपके शेयरों पर मानस जायसवाल की फटाफट सलाह भी होगी आज सौदा आपका में। कमोडिटी बाजार खुलने में वक्त है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुल गए। आपको बताते हैं किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। कल की गिरावट के बाद कच्चे तेल में हम एक शानदार तेजी देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड का दाम 2% तक उछल गया है। दरअसल कनाडा में ऑयल फील्ड के पास आग लग गई है और इससे उत्पादन पर असर पड़ सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और इस आशंका के बाद हम देख रहे हैं ऑयल के प्राइसेस में एक मजबूती हल्की सी दिख रही है। क्योंकि एक और बात है जो इस बात को सपोर्ट करी, वो ये कि लीबिया में लड़ाई से ब्रेंट क्रूड का दाम भी करीब 1.5% उछल गया है। हालांकि इस बीच ये भी खबर आ रही है कि जून में ओपेक की बैठक में प्रोडक्शन फ्रीज का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो प्रोडक्शन फ्रीज की बातें फिर से जोर पकड़ रही हैं और लग रहा है कि प्रोडक्शन फ्रीज करने के मूड में कोई भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कनाडा फैक्टर और लीबिया फैक्टर काम कर रहा है और इसलिए हमें क्रूड में तेजी दिख रही है। लेकिन सवाल ये बचता है कि क्रूड में ये तेजी कितनी टिकाऊ है, इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कॉपर की बात करें तो दाम पिछले 2 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया है। पिछले महीने करीब 4% की तेजी के बाद कॉपर की कीमतों पर हम लगातार एक दबाव देख रहे हैं और ये दबाव अभी भी कायम है। कल की सुस्ती के बाद सोने में हल्की सी रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है। अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के कमजोर आंकड़ों से सोने को सपोर्ट मिला है और इसीलिए हम सोने में फिर से वो एक हल्की सी बढ़त देख रहे हैं। इस बीच एग्री कमोडिटी में ध्यान रहे, दाल पर सरकार का दखल बढ़ गया है। केंद्र ने 4 राज्यों को बफर स्टॉक से 10,000 टन दाल जारी किया है और इसीलिए आज दाल की कीमतों पर भी रहेगी नजर। लेकिन एक अहम डेटा जो कल आएगा वो है यूएस में नॉन फार्म पेरोल का, और इन डेटा के बूते हम करेंसी मार्केट में एक्शन देखेंगे। 5 रुपए की शुरुआत वैसे 4 पैसे कमजोर हुई है। कमोडिटी बाजार भारत में खुल गए हैं। नजर डालते हैं कि लेवल्स पर हो रही है ओपनिंग और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले क्रूड तेजी यहां पर 2980 का भाव, ऑलमोस्ट 80 रुपए की तेजी के साथ क्रूड एमसीएक्स की शुरुआत हो रही है। शानदार बढ़त क्रूड में देखने को मिल रही है। सोने में भी बढ़त 30,105 का लेवल, 114 रुपए मजबूत है गोल्ड एमसीएक्स, क्योंकि हम इंटरनेशनली भी देख रहे हैं गोल्ड में तेजी। चांदी अभी भी खुला है, 40,700 से ऊपर है इसका भाव फिलहाल एमसीएक्स में। बात बेस मेटल्स की कॉपर दबाव के साथ खुलते हुए 324 रुपए 75 पैसे का भाव, कमजोर है कॉपर। निकल में भी यही कमजोरी हमें देखने को मिल रही है, 626 रुपए के साथ ओपनिंग हो रही है। लेड भी कमजोर, 117 रुपए 15 पैसे के साथ। पूरे बेस मेटल्स में दबाव है और यही दबाव जिंक भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। 124 रुपए 95 रुपए के लेवल्स और एल्यूमिनियम में 108 रुपए 35 पैसे के लेवल्स पर शुरुआत होती हुई। और अब नजर डालते हैं कुछ एग्री कमोडिटीज पे। सरसों है आपकी स्क्रीन पर, 4,378 का भाव, कमजोरी। सोयाबीन में तेजी, 3,985 के लेवल्स पर शुरुआत हो रही है सोयाबीन एनसीडेक्स की। कुछ और एग्री कमोडिटीज का भी एक चेक ले लेते हैं कि ओपनिंग में वो किस तरह से दिख रहे हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। चना है आपकी स्क्रीन पर, 5,445 का भाव, यहां तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो बार्ली आपकी स्क्रीन पर 1528 के साथ कमजोरी के साथ खुलते हुए। कमोडिटी बाजार खुल गए हैं, बेस मेटल्स में हम दबाव देख रहे हैं, क्रूड में तेजी है। और आपको क्या करना चाहिए, मेरे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी बाजार के 2 एक्सपर्ट, मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता। आप दोनों का ही स्वागत है। जय, कनाडा में ऑयल फील्ड में जो आग लगी है, इससे कच्चे तेल में हम एक तेजी को आते हुए देख रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी खबर है कि जून की बैठक में ओपेक प्रोडक्शन फ्रीज का कोई प्रस्ताव लेकर नहीं जाने वाला है। तो ये तेजी को आप कितनी टिकाऊ मान रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए जो क्रूड ऑयल में आज जो ओपनिंग बाउंस देखने को मिला है
मेरे ख्याल से कल जो भी अगर ट्रेडर्स स्टक थे अपने पोजीशन पे उनको एग्जिट ले लेना चाहिए। 3000 के ऊपर भाव टिकना थोड़ा सा टफ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखें $45 अभी भी एक मेजर पॉइंट है या रेजिस्टेंस जोन्स आप कह सकते हैं। तो बहुत ज्यादा इसमें ना देखें, क्योंकि जो भी प्रॉफिट है मौजूदा लेवल्स पे ले लेनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर 3020 3030 का लेवल जाता है तो फिर से यहाँ पे बिकवाली की पोजीशन बनानी चाहिए। साथ ही में जो है आपसे बेस मेटल्स के बारे में भी समझना चाहूंगी। अगर आज देखें तो तमाम बेस मेटल्स जो है दबाव के साथ खुल रहे हैं, गैप डाउन ओपनिंग नजर आ रही है। कॉपर लगातार गिर रहा है, तो कॉपर पर आपकी स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी और बेस मेटल में आपकी कोई और पिक है? जी देखिए, बेस मेटल्स में जैसे आपके चैनल पे लास्ट वीक भी मैंने बात की थी तो कहा था कि बेस मेटल्स पे एक ट्रेंड नेगेटिव था, बट जिस हिसाब से अब मौजूदा लेवल्स पे चाइना में जिस हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम्स में रफ्तार पकड़ी है बेस मेटल्स में, लॉन्ग साइड पोजीशंस बन रहे हैं, तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि यहाँ पे एक रिबाउंड देखने को जरूर मिलेगा बेस मेटल्स में। और ऑलरेडी अगर आप लास्ट वीक के हाई लेवल से देखें जहाँ तक कॉपर की बात है तो करीब यहाँ पे 5 से 6% का गिरावट देखने को मिल चुका है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कॉपर बाई साइड में रहना अच्छा बेट रहेगा 324 के आसपास। 321 का स्टॉप लॉस जरूर रखें और 330 तक का लेवल देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम कॉपर मुझे लगता है निकल में भी 620 के आसपास बाइंग पोजीशन बनाया जा सकता है 614 के स्टॉप लॉस से, फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 635। ओके, सो 2 बाय की सलाह दे रहे हैं इस दबाव में बेस मेटल्स जो है। कॉपर में बाय की सलाह है, निकल में भी 620 के लेवल पर खरीद की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर जय। साथ ही में जय, सोने पर भी आपका व्यू ले लेते हैं, आज इसमें क्या करने की सलाह देंगे आप? देखिए, गोल्ड में मुझे लगता है $1290 के आसपास आए और घरेलू मार्केट में करीब 30,200 के आसपास, तो फिर से यहाँ पे सेल पोजीशन ही बनाना चाहिए, क्योंकि आप देखें घरेलू डिमांड फ्रंट पे इंपोर्ट में बहुत बड़ी गिरावट है। दूसरी तरफ जो फंडामेंटल और फेस्टिव डिमांड है वो मुझे लगता है इस बार बहुत ही लैकलस्टर रहेगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। यहाँ पे जो ड्रॉट लाइक सिचुएशन है इंडिया में, तो डिमांड इम्प्रूवमेंट के चांसेस कम है। और जिस हिसाब से अब जून का जो फेड मीटिंग है, अब सारी निगाहें वहां पे हैं और अभी एंटिसिपेट किया जा रहा है कि शायद वहां पे कुछ रेट हाइक के संकेत देखने को मिले। तो तमाम वोलेटिलिटी में और जो ग्लोबल फ्रंट पे आप देखें वहां भी कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी मौजूदा नजर नहीं आ रहा है। ग्लोबल ग्रोथ को लेके अभी कंसर्न एक बार अंडर द कार्पेट है। तो कुल मिला के यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव बन रहा है शॉर्ट टर्म में। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले मेरे ख्याल से अभी सेल साइड पे रहना ही बेटर स्ट्रैटेजी रहेगा। सोने में सेल की सलाह, लक्ष्य देख रहे हैं जय 29,700 का स्टॉप लॉस, लेकिन जरूर रखें 30,400 पर। रूपा, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। एग्री कमोडिटी में आपकी नजर कहाँ है आज? एग्री कमोडिटीज में हमें लग रहा है कि शुगर के अंदर बिकवाली करना चाहिए नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्योंकि आज एक्सपेक्टेड है कि महाराष्ट्र में स्टॉक लिमिट जो है वो लग सकती है, तो उसके चलते हमें लग रहा है कि आज प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो 3560 के अराउंड जो है हमें नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में सेल को लेना चाहिए और स्टॉक को फॉलो करना चाहिए 3600 का, और टारगेट जो है वो 3480 का रहेगा। लेकिन ये जीरे में भी एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल रहा है, तो हमें लग रहा है कि अभी जो ये डिप देखने को मिला इसमें जून कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 17,050 के अराउंड एक बाइंग पोजीशन बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस 16,880 का फॉलो करेंगे और टारगेट जो रहेगा वो 17,400 तक टारगेट हम देख सकते हैं। तो एक पर बाय की सलाह, जीरे पर बाय की सलाह दे रहे हैं रूपा, और शुगर पर सेल की सलाह दे रही हैं। लेकिन रूपा, दाल के मार्केट में सरकार दखल दे चुकी है, 4 राज्यों को बफर स्टॉक से जारी भी किया जा चुका है। ऐसे में चने का आउटलुक क्या है? देखिए, चने में अब यहाँ से कोई बहुत ज्यादा भी तेजी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस किया है और उसके चलते लग रहा है कि चने के अंदर दबाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी जो मार्केट है वो एक साइडवेज मोमेंटम में दिखा रहा है, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन जो है इसमें नहीं देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ऊपरी लेवल जो है अभी हम एक्सपेक्ट नहीं करें कि कोई बहुत ज्यादा तेजी में आएगा मार्केट, लेकिन स्टिल जो है एक्सपेक्टेड है कि जून कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वो 5600 तक जो है अपसाइड मैक्सिमम दिखला सकता है, और डाउन साइड जो है वो 5400 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं अभी इसी वीक में या नेक्स्ट वीक के ओपनिंग में हमें ये देखने को मिल सकता है। तो हम एक्सपेक्ट करें कि जो भी बाउंस मिलता है यहाँ से अगर 50 से 60 रुपए का अपसाइड बाउंस मिलता है तो वहां पर सेल इनिशिएट करके चलना चाहिए।
अजय, आपसे समझना चाहूंगी, नेचुरल गैस में कल हमने जोरदार तेजी देखी थी, आज क्या करने की सलाह देंगे आप इसमें? देखिए $2.2 अगर इंटरनेशनल प्राइसेस की बात करें और सपोर्ट पे $2, मार्केट इसके बीच ये दायरे में ही काम कर रहा है। तो मौजूदा लेवल्स पे मेरे ख्याल से अगर ओपनिंग 145 के आसपास है, अगर 145 आता है तो इसमें बेशक यहाँ पे सेल पोजीशन बनाए, 147-48 का स्टॉप लॉस रखें। चांसेस हैं कि ये $2 के आसपास इस वीक में या मंडे तक देखने को मिल सकता है, जो घरेलू मार्केट में ट्रांसलेट करें तो करीब 134 का लेवल होता है। तो सेल ऑन बाउंस की ही रणनीति अपनाए इसमें, वो मेरे ख्याल से एक बेटर स्ट्रेटजी रहेगी। और रुपए में कल हमने 66.55 की क्लोजिंग देखी, आज इसकी शुरुआत 4 पैसे कमजोर हुई है। आप क्या करने की सलाह देंगे रुपए में? देखिए काफी सरप्राइजिंग चीज देखने को मिला कि डॉलर इंडेक्स में इतना यहाँ पे डॉलर इंडेक्स इतना कमजोर हुआ लास्ट वीक या इस वीक में भी, उस हिसाब से रुपये में यहाँ पे जो मजबूती देखने चाहिए थी वो देखने को नहीं मिली है। तो इंटरेस्टिंग है देखना कि आज और कल में रुपये किस तरह बिहेव करता है। बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है अभी भी अगर आप देखें तो 67 एक लेवल है जिसके ऊपर जाने के चांसेस कम नजर आ रहे हैं। प्योरली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो करीब 66.75 से 66.40 का दायरा रहना चाहिए। थोड़ा सा बायसनेस ऑन अ स्ट्रांग साइड है, तो कोई भी ऊपर का लेवल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मिले तो यहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए 66.45 के टारगेट के लिए। शुक्रिया आप दोनों का, जयप्रकाश गुप्ता और हमारे साथ ही स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता, आप दोनों का शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं, हमारे इन मेहमानों ने आपको सलाह दे दी है। दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट, ताजा लेवल्स हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे सौदा आपका में जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही समित चौहान जुड़ेंगे हमारे साथ, उनके साथ आप समझिए निफ्टी में दमदार स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। वेलकम बैक। तो आज बाजार ने अच्छी शुरुआत की है, लेकिन बाजार की डिटेल्स में जाए उससे पहले आपको बता दें मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप जोरदार कमाई कर सकते हैं। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। और आज का तत्काल ट्रेड आइडिया आपको दे रहे हैं राकेश बंसल। इनके मुताबिक आपको HPCL में बिकवाली करनी चाहिए 830 के लेवल्स पर। लक्ष्य ये देख रहे हैं 803 का, स्टॉप लॉस लगाइए 848 पर। और ये है इंट्राडे के लिए राकेश बंसल का तत्काल ट्रेड आइडिया, HPCL बेचें। बाजार पर अब नजर डालते हैं और बाजार आज खुले हैं मजबूती के साथ। हल्की सी मजबूती हमें नजर आ रही थी मिड कैप पे, जो अब वाइप आउट हो गई है, लेकिन सेंसेक्स में 98 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी में भी 16 अंकों की मजबूती दिख रही है, 7,722 पर है, लेकिन मिड कैप अपने ग्रिप को थोड़ा सा गंवा रहे, 6 अंकों की कमजोरी के साथ यहां कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी में करीब 18 अंकों की कमजोरी के साथ 16,260 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी है। ब्रॉडर मार्केट पर नजर आ रहे हैं तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल एडवांसेस की तरफ है, तो फासला कम है। कुल 787 शेयर है जो बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले 608 शेयरों में हम दबाव देख रहे हैं। और बैंक निफ्टी भी आज काफी दबाव में दिख रहा है। तो बढ़ने वाले शेयरों में नाम शामिल है टाटा मोटर्स, HDFC, ल्यूपिन, हीरो मोटोकॉर्प, सन फार्मा। इनके कुछ ड्रग ट्रायल्स इनके लिए पॉजिटिव साबित हुए और इसलिए आज हम सुबह से ही सन फार्मा में एक अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। ये कुछ काउंटर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस से लेकर अदानी पोर्ट सब में हमने कल दबाव देखा। आज भी अदानी पोर्ट दबाव के साथ है। आइडिया सेल्युलर में भी दबाव देखने को मिल रहा है। सौदा आपका भी आज मेरे साथ है एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान। गुड मॉर्निंग समित, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी निफ्टी में? आप जो अभी तेजी देख रहे हैं इसे आप टिकाऊ मान रहे हैं, क्या सलाह देंगे इन लेवल्स पर? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए लास्ट 2 दिन में हमने एक करेक्शन देखा है, वो 7750 के नीचे आएगा इमीडिएटली
ये थोड़ा हमें एक्सपेक्ट नहीं था, बट लास्ट 2 दिन में हमने वो मूवमेंट देखी है। बट हम यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। 50 पॉइंट के रेंज में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 7700 से लेके 7650। तो ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पे डेफिनेटली शॉर्ट साइड पे तो ज्यादा रहना नहीं चाहिए। अगर बाइंग साइड पे देखें तो जितना ये सपोर्ट के आसपास आता है टुवर्ड 7670, वो एक अच्छी खासी विद प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अभी अगर करंट लेवल पे देखें तो ये नो ट्रेड जोन में है, बट यहीं से अगर निफ्टी 7750 स्पॉट निफ्टी अगर 7750 का लेवल ब्रेक करता है जो कल का हाई था, तो यहाँ से फिर एक और हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सटेंडेड बाउंस टुवर्ड 7830। तो 2 कंडीशन हो सकती है, इधर डिप पे बाय कीजिए अराउंड 7670, या फिर पहले अगर 7750 का लेवल ब्रेक होता है तो वहां पे एक 7830 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है, और वो सिनारियो में फिर 7695 का एक स्टॉप लॉस होगा। साथ ही में समित बैंक निफ्टी में आप क्या देख रहे हैं, किस तरह का एक्शन, क्योंकि आज अभी तक तो बहुत ही वॉलेटाइल नजर आ रहा है बैंक निफ्टी। देखिए, अगर बैंकिंग इंडेक्स की बात करें तो बैंक निफ्टी को 16,100 से लेके 16,000 तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। फिलहाल तो ये 16,250 के आसपास ट्रेड हो रहा है, बट मेरे ख्याल से सिमिलर टू निफ्टी, जैसे निफ्टी को 7650 के आसपास सपोर्ट है, वैसे ही बैंक निफ्टी को 16,000 से लेके 16,100 के आसपास एक काफी अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पे ज्यादा एग्रेसिवली शॉर्ट साइड पे मत रहिए, क्योंकि अगर उसके बैंकिंग कंस्टिट्यूएंट्स भी देखें हम, तो वो भी काफी ज्यादा ओवरसोल्ड लग रहे हैं, तो उनमें भी एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। तो मेरे ख्याल से अगर लोअर लेवल पे बैंक निफ्टी मिलता है टुवर्ड्स से 16,150 के आसपास, तो वहां पे एक बाउंस की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी टुवर्ड्स 16,500 16,600। ओके, सो निफ्टी में थोड़ा सा दबाव यहां पर देख रहे हैं और कॉशियस अप्रोच रखें, लेकिन मिड कैप में देखिए आज के दिन के अपने निचले स्तर को छू रहा है मिड कैप इंडेक्स। बैंक निफ्टी में अब हम हल्की सी बढ़त जरूर देख रहे हैं, लेकिन अब वक्त है समझने का कि स्मॉल कैप कॉर्नर में किस तरह का एक्शन है। देखते हैं छोटे शेयर ऊंची छलांग। मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताइए कौन से ऐसे स्मॉल कैप शेयर है जहां आपको दिख रहा है तगड़ा एक्शन आज? जी, स्मॉल कैप इंडेक्स में बीच में तो हल्की रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन इस वक्त करीब 0.30-0.10% के साथ ये ट्रेड कर रहा है। फ्लैट कारोबार ये स्मॉल कैप इंडेक्स इस वक्त देखने को मिल रहा है। 0.11% की मजबूती के साथ इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है। कुछ गेनर्स की बात करें, स्मॉल कैप गेनर्स की बात करें तो न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर नतीजों का असर इस काउंटर में देखने को मिल रहा है। करीब 10% तक की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली थी। वहीं हिंदुस्तान कंपोजिट्स और तारापुर ट्रांसफार्मर भी 5 से 7% की मजबूती के साथ ये दोनों ही काउंटर ट्रेड कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ स्मॉल कैप लूजर्स की बात करें तो प्रीतीश नंदी और टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स आज कमजोरी के साथ ये कारोबार कर रहे हैं। टॉप स्मॉल कैप लूजर्स में ये दोनों स्टॉक शामिल है। प्रीतीश नंदी में 8% तक की कमजोरी देखने को मिली थी, इस वक्त हल्की रिकवरी के साथ ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। वहीं टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 8% की कमजोरी इस काउंटर में भी देखने को मिल रही है। इन तमाम स्टॉक्स के अलावा रियल एस्टेट स्टॉक्स में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। ऑर्बिट कॉर्प, अजमेरा रियल्टी, पेनिनसुला लैंड, इन सभी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। पेनिनसुला लैंड में 3% तक की तेजी देखने को मिली थी। इस वक्त फ्लैट कारोबार कर रहा है ये काउंटर, और बाकी दोनों काउंटर्स की बात करें तो 4 से 6% की मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा शुगर स्टॉक भी आज फोकस में है। कल हमने देखा था कि ये सभी काउंटर्स दबाव में ट्रेड कर रहे थे, आज रिकवरी वहां पर देखने को मिल रही है। अपर गंगेस, धामपुर शुगर, पेरी शुगर्स, इन सभी में 4 से 7% की तेजी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा सीमेंट स्टॉक्स में आज भी तेजी है। कल पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि सीमेंट काउंटर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। और कुछ स्मॉल कैप काउंटर्स की बात करें तो ककातिया सीमेंट और गुजरात सिद्धि सीमेंट में करीब 2% की मजबूती देखने को मिल रही है। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद समित चौहान बने हुए हमारे साथ। हम जानेंगे समित के ट्रेडिंग टिप्स मौजूदा बाजार के हालात में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आपका, मेरे साथ समित चौहान है। आज समित, आपसे समझना चाहूंगी मौजूदा बाजार के जो लेवल्स देख रहे हैं, इसमें आपके 2 ट्रेडिंग आइडियाज कौन से होंगे?
देखिए प्रियंका, हम पॉजिटिवली बायस्ड है, तो दो अगर रिकमेंडेशन देने हैं तो वो ऑब्वियसली बाय साइड पे होंगे। फर्स्ट वन एचयूएल होगा, जिसमें रिसेंटली एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है फ्रॉम दी लेवल्स ऑफ 900, 910 और 840 के आसपास उसको काफी अच्छा सपोर्ट है। और कल का अगर हम डेली कैंडल देखें तो एक बुलिश कैंडल था जो इमीडिएट एक बाउंस इंडिकेट करता है, तो उसमें एक एक्चुअल में एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 882 और स्टॉप लॉस 847 के आसपास रखना चाहिए। दूसरा हमारा बाय होगा गेल पे फॉर अ टारगेट ऑफ 382 और स्टॉप लॉस 355 का होगा। रिसेंटली हमने देखा है थोड़ा ये कंसोलिडेशन मोड में है, वेर इन 375 से लेकर 372 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है। बट जैसे उसमें प्राइस एक्शन विथ वॉल्यूम हो रहा है लास्ट 2-3 दिनों से, तो वो इंडिकेट करता है कि सूनर और लेटर हम एक ब्रेकआउट देख सकते हैं। तो विद एन एंटिसिपेशन ऑफ दिस मूव हम उसमें बाय की सलाह दे रहे हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 382। तो दो खरीद की सलाह दे रहे हैं समित आपको मौजूदा बाजार में। एक खरीद की सलाह एचयूएल पर स्टॉप लॉस 847 का इसमें लगाए हुए और लक्ष्य 882 का। दूसरी सलाह गेल खरीद की सलाह लक्ष्य 382 रुपए का दे रहे हैं, स्टॉप लॉस 355 का ख्याल रखें गेल में। और इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जुड़ेंगे हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी ट्रेडर्स हॉटलाइन के साथ। लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए। अनिल जी, प्रियंका, ब्रेक के बाद हम बताने वाले हैं दर्शकों की मजबूत शुरुआत के बाद जो ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और खासतौर से मिड कैप शेयरों में अभी भी थोड़ा मामला कमजोरी का दिख रहा है। कैसे ट्रेड करें इन तमाम मिड कैप शेयरों को, कौन सी बेहतरीन पिक्स और साथ ही दर्शकों के सवाल लेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में इस ब्रेक के बाद। तीन दिनों की कमजोरी के बाद बाजार में आज दिखी रिकवरी। एचडीएफसी में लगातार दूसरे दिन तेजी, नोमुरा ने किया अपग्रेड एचडीएफसी के स्टॉक को। रियल एस्टेट कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी, आईबुल रियल एस्टेट समेत दूसरी कंपनियां भागी। चीनी शेयरों में भी दिखा 5 से 6% का उछाल। खराब नतीजों से हेक्सावेयर के शेयर में 6% की गिरावट। बीएचएफएल और एसकेएस माइक्रो फाइनेंस में भी मुनाफा वसूली 2.5 से 3% की कमजोरी। बाजार को अब है हीरो मोटोकॉर्प और आइशर मोटर्स के अच्छे नतीजों का इंतजार। गोदरेज प्रॉपर्टीज के आएंगे नतीजे बेहतर। एफएमसीजी कंपनियां पीएनजी, जिलेट और इमामी पर होगी नजर। और बीएसई ने रिको इंडिया में ट्रेडिंग को किया सस्पेंड। 26 मई के बाद नहीं होगा कारोबार। 2 तिमाहियों से कंपनी ने नहीं पेश किए नतीजे। दूसरे दिन शेयर पर लगातार निचला सर्किट। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड पर इस वक्त एक्शन लेना है। फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800-209-7890। साथ ही मैसेज भेज सकते हैं आप हमें चाहें तो 7045220000। ये है हमारा नंबर जहां पर व्हाट्सएप मैसेज आप भेजें, हम आपको सामने से फोन करेंगे, शामिल करेंगे आपके सवालों को हमारे कार्यक्रम में और उनके जवाब देने के लिए आज तो हमारे साथ हैं तकनीकी राय देने के लिए एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान और साथ ही वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रेटेजिस्ट अमित हर्चेकर भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। अमित, शुरुआत आपके साथ निफ्टी पर राय लेकर बताइए, खरीदे या बेचे? देखिए, पिछले 2 दिन का जो डेटा इंडिकेट कर रहा है कि ज्यादा कोई पोजीशंस बिल्ड इन नहीं हो रही है कोई भी साइड में। एंड क्योंकि 12 अप्रैल का जो ब्रेकअवे गैप था अराउंड 7700 के पास निफ्टी स्पॉट में बनता है, अगर निफ्टी फ्यूचर 7780 के पार निकलता है तो आपको फिर से पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई देगा। उसके तब तक तो मार्केट रेंज बाउंड रहने की संभावना है। 7780 अगर फ्यूचर्स टूटता है तो आप 7700 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कीजिए। तो जो रैली है इजीली आपको 7930 टू 7950 फ्यूचर्स में एक्सटेंड होते हुए दिखाई देगी। तेजी बनी रहेगी और ऐसे में करें खरीदारी निफ्टी, लेकिन 7781 के ऊपर फ्यूचर निकले तब खरीदें। तो ये फ्यूचर के लेवल है 7781 और तब आपका स्टॉप लॉस होगा 7700 के आसपास का और 7930 फ्यूचर के लेवल है। इस वक्त फ्यूचर चल रहा है 60 पर 81, यानी कि यहां से 20-22 पॉइंट और ऊपर निकले तब आपको करनी है फ्यूचर्स में खरीदारी। ये रहा निफ्टी पर। और क्या बैंक निफ्टी पर भी इसी तरह की कंडीशनल बाय खरीदारी करेंगे वहां पर भी?
बिल्कुल, देखिए बैंक निफ्टी में एक मिक्स रुझान है क्योंकि पीएसयू बैंक्स काफी वीक हो चुके हैं और साइमल्टेनियसली प्राइवेट बैंक्स अभी भी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स का जो वेटेज है बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा है, इसी कारण बैंक निफ्टी भी ऊपर जा सकता है। इसमें भी राय ये होगी क्योंकि कल एक स्पिनिंग टॉप टाइप फॉर्मेशन बना था, तो आपका जो लॉन्ग पोजीशन है आपको 16,450 के ऊपर ही फ्यूचर्स में लॉन्ग इनिशिएट करना है, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस होगा 16,200 का और हम फिर से उम्मीद कर सकते हैं कि रैली 17,000 या 17,100 तक एक्सटेंड हो सकती है। ओके, तो ये राय है निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी पर भी खरीदारी करें आप। बैंक निफ्टी पर 16,450 के पार निकले फ्यूचर्स और इस वक्त चल रहे हैं 16,384 पर, तो थोड़ा ऊपर आने दे फ्यूचर्स को, फिर खरीदें 16,200 का स्टॉप लॉस 17,000 लेवल काफी ऊपर के 17,000 तक के लेवल दिख रहे हैं अमित को, तो अगर ये कॉल सही हुआ तो जबरदस्त मुनाफा हो सकता है कम रिस्क के साथ। चलिए फोकस करते हैं नतीजों पर और अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एसकेएस माइक्रो के टॉप मैनेजमेंट, बात करेंगे उनके रिजल्ट्स की। नतीजे बता दूं आपको एसकेएस माइक्रो के कैसे रहे। कल बाजार बंद होने के बाद नेट इंटरेस्ट इनकम में लगभग 80% की बढ़त आई है, मुनाफा भी यहां पर बढ़कर 108% बढ़ा है, 84 करोड़ के आसपास पहुंचा है। एसेट क्वालिटी स्टेबल है और एसेट अंडर मैनेजमेंट में 84% की दमदार बढ़त दिखी है, तो ये सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, लेकिन प्रोविजनिंग थोड़ी सी कंपनी ने बढ़ाई है जिसको लेकर बाजार थोड़ा सा निराश हुआ। बात करते हैं एसकेएस माइक्रो फाइनेंस के सीईओ और एमडी एमआर राव साहब से। राव साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। गुड मॉर्निंग सर, क्या वजह आपको प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ी इस क्वार्टर में? ये स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग है कि हमारा लोन बुक बढ़ा है 4,000 करोड़ से 7,000 करोड़ तक, 30 करोड़ प्रोविजनिंग स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग का बढ़ा है। हमारा पोर्टफोलियो इम्पेयरमेंट कोई नहीं हुआ है। ओके, तो आपके एसेट क्वालिटी को लेकर कोई डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, राइट? एब्सोल्युटली कुछ घबराहट नहीं है। परफेक्ट। अच्छा सर, ये बताइए लोन बुक में किस तरह की ग्रोथ दिखी है? लोन बुक में हमने अबाउट 84% ग्रोथ देखी है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 24% ग्रोथ देखी है। राइट। अब सर ये बताएं कि ये पूरा नया फाइनेंशियल ईयर 16-17 यहाँ पे किस तरह का आउटलुक है, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं, कैसी ग्रोथ रहेगी सर? तो हमारा आउटलुक है अबाउट 50% लोन बुक ग्रो होगा और कंकॉमिटेंटली 50% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ग्रो होगा। ओके, और एसेट क्वालिटी क्या स्टेबल रहने की उम्मीद कर सकते हैं या फिर कहीं कोई आपको भी कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं कि एसेट क्वालिटी थोड़ी प्रेशर में रह सकती है, कैसा दिख रहा है सर? नहीं, एसेट क्वालिटी अब तक कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा। एसेट क्वालिटी कंटिन्यूज टू बी वेरी हेल्दी एंड वी एक्सपेक्ट दैट टू रिमेन, बिकॉज ये सब लोन्स हम जो देते हैं इनकम जनरेशन के लिए देते हैं, तो वी आर नॉट एंटिसिपेटिंग एनी ड्रॉप इन एसेट क्वालिटी। इट इज इनफैक्ट आप अगर एसेट क्वालिटी की बात करते हैं तो लास्ट ईयर FY15 में 0.2% था, अभी 0.1 हो गया। पोर्टफोलियो एट रिस्क ग्रेटर देन 30 डेज, तो एसेट क्वालिटी बल्कि इम्प्रूव हो गया हमारा। ओके, तो इंटरेस्टिंग है सर, जहां सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और कई सारी दूसरी एनबीएफसी एसेट क्वालिटी को लेकर चिंता में। ये बताइए सर, आपके जीएनपीएल में देख रहा था 0.1%, नेट एनपीए लेवल तो 0.04% नहीं के बराबर है। इतना नीचे ये लेवल है, इतनी बेहतर एसेट क्वालिटी आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं इस टफ एनवायरनमेंट में, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन उतनी स्ट्रांग तो है नहीं, फिर भी आपने एसेट क्वालिटी गिरने नहीं दी है, ये कैसे हो रहा है? दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मॉडल है। एक तो ग्रुप लेंडिंग, दूसरा वी इंसिस्ट सब लोन्स हैव टू बी यूज्ड फॉर इनकम जनरेटिंग पर्पसेस। तो कोई गाय खरीद सकता है, कोई किराना स्टोर चला सकता है, तो दे जेनरेट रेगुलर कैश फ्लोज जिससे वो हमारी रिपेमेंट टाइम पे कर सकते हैं। इनफैक्ट बल्कि क्योंकि मानसून पुअर है लास्ट 1-2 ईयर्स में, काफी लोग हैव टेकन अप इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज टू मेक देयर डे टू डे लिविंग। सो वी एक्सपेक्ट बिजनेस ग्रोथ टू कंटिन्यू, बट ऑल्सो द एसेट क्वालिटी टू रिमेन वेरी गुड। ओके, थैंक यू सो मच सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीएनबीसी आवाज से बातचीत करने के लिए और अपना
पूरा एनालिसिस नतीजों का देने के लिए। तो एसकेएस माइक्रो यहाँ पर नतीजों के दम पर आप देख सकते हैं एक्शन जो होता दिख रहा है, 1% के आसपास का नुकसान इस वक्त आपको दिखेगा। चलिए शामिल करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को, और इससे पहले आगे बढ़े एक राय एसकेएस माइक्रो के चार्ट्स पर ले ली जाए। समित बताइए क्या करना चाहिए ट्रेड अगर एसकेएस पे किसी को इस वक्त लेना है तो? देखिए अनिल जी, अगर थोड़े ब्रॉडर चार्ट्स देखें, अगर 2011 का हम हिस्टोरिकल डेटा देखें और अभी यहाँ से कंपेयर करें तो लास्ट मंथ इसमें एक बड़े ब्रॉडर डिग्री चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम का एक ब्रेकआउट आया हुआ है अराउंड 570 580 और वो क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन हुआ है। सो मेरे ख्याल से कोई भी डिप अभी ये स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। प्रॉब्ली थोड़ा एक नियर टर्म में ये कंसोलिडेट हो सकता है स्टॉक, क्योंकि उसने रिसेंटली अच्छी खासी रैली देखी है। बट मेरे ख्याल से 580 570 एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन जोन होना चाहिए। तो हर एक डिप पे इसमें बाइंग की पोजीशन ज्यादा पॉसिबल है कि हम देख सकते हैं, उसके वजह से प्राइसेस वापस ऊपर की तरफ मूव हो जाए। तो बाय ऑन डिप्स ये काउंटर में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। 580 570 एक अगर 1.5-2 महीने का कोई व्यू रखता है तो वहां पे डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए, और स्टॉक में पोटेंशियल है ये एटलीस्ट 630 640 के टारगेट दिखाई जाए। ओके, तो ये है राय एसकेएस माइक्रो फाइनेंस में। चलिए लेते हैं सीधे दर्शकों के सवाल, और मुंबई से हमारे पहले दर्शक है राम इस वक्त फोन लाइन पर। सर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं राम सावदेकर कल्याण से बोल रहा हूँ जी। मैंने एक LIC हाउसिंग का 500 का ऑप्शन में एक लॉट लिया है 6 रुपए में, मगर उसका हालत बहुत खराब है, क्या करूँ? 500 रुपए का कॉल 6 रुपए में लिया है LIC। हाँ सर, थोड़ा ऊपर में ले लिया, मेरे ख्याल से आपने रिजल्ट के पहले लिया और रिजल्ट के बाद में एक बार निकल जाना चाहिए। चलिए 2 रुपए का भाव है इस वक्त, पूछ लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। अमित बताइए इनके लिए क्या सलाह है आपकी? देखिए यहाँ से निकल जाएं क्योंकि स्टॉक में अभी भी गिरावट आ सकती है। जो सपोर्ट्स हम देख रहे हैं अराउंड 420 से 425 के दरमियान ये स्टॉक स्टेबलाइज होना चाहिए, तो निकल जाए, कोई रिकवरी की उम्मीद यहाँ से नहीं दिखाई दे रही। ओके, निकल जाने में फायदा है सर, 2 रुपए मिल रहा है, ले लीजिए। अब नुकसान तो है लेकिन बने रहने में कोई समझदारी वाली बात दिख नहीं रही है, और धीरे धीरे आपको तो पता ही है ऑप्शंस की प्रीमियम भी कम होती है। लुधियाना हमारे अगले दर्शक हैं कुशल हमारे साथ। कुशल जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर पूछिए। सर मेरे पास 15 लॉट मैंने ना सेल किए हुए हैं HDL के। HDL 15 लॉट? हाँ जी हाँ जी, 8340 पे। अच्छा, और शॉर्ट किए आपने 33 रुपए 40 पैसे में, ये कब किया आपने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कब किया जी? ये 26 अप्रैल 26 अप्रैल। 33 रुपए 40 पैसे में सही देख रहा हूँ, भाव क्यों? भाव तो 82 चल रहा है। मई फ्यूचर है जी मेरे पास। हाँ, मई फ्यूचर HDL का मई फ्यूचर तो 82 रुपए भाव दिखा रहा है। आप कह रहे हैं कि आपने 33 रुपए में कब शॉर्ट किया है सर आपने? 83। हाँ ठीक, बराबर 83, वो 33 सुनने में आ गया। तो चलिए ठीक है, 8340 में शॉर्ट किया आपने, आपके भाव से थोड़ा मुनाफे में 1 रुपए नीचे चल रहा है। यहाँ पर राय ले लेते हैं हम फटाफट समित चौहान की। समित चार्ट देखकर बताएं, 8340 की इनकी शॉर्ट है, क्वांटिटी बड़ी है, 15 लॉट है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए ओवरऑल रियल्टी एज अ स्पेस एक काफी स्ट्रांग सेक्टर माना जा रहा है। अगर हम लास्ट 2-3 वीक्स के प्राइस एक्शन देखें तो पूरे रियल्टी काउंटर्स में एक अच्छी खासी तेजी आ चुकी है। तो उसके बाद जो लास्ट 3-4 दिन में हम थोड़ा बहुत एक करेक्शन देख रहे हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग है। सो मेरे ख्याल से ज्यादा शॉर्ट साइड पे इसमें रहना नहीं चाहिए। जो भी इनको अगर नीचे के लेवल्स मिले 80 79 के आसपास, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, और ऊपर की तरफ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए 85 का, क्योंकि अगर यहाँ से स्टॉक में वापस तेजी एक्सटेंड होना चालू हो गया तो ये स्टॉक 90 के पार भी जा सकता है। तो मेरी सलाह होगी ज्यादा शॉर्ट साइड पे मत रहिए, जो भी लोअर लेवल्स मिलते हैं वहां पे प्रॉफिट बुक कीजिए, और 85 का स्टॉप लॉस होगा। तो कुशल जी थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा कर रखें, या तो 85 का जो समित कह रहे हैं वो ठीक है, या फिर आप अपनी सेल प्राइस का रख लें, क्योंकि साइज आपके पास बड़ी है, 15 लॉट है, नुकसान ना हो ये ध्यान जरूर रखिए। और दूसरा कौन सा स्टॉक है आपका? दो लॉट मेरे JPF सेट के भी सेल किए हुए हैं, वो भी शॉर्ट किया है 8 रुपए वाला। हाँ जी हाँ जी। अब 8 रुपए बेचकर 7.25 और 7.15 का भाव तो हो गया आपके लिए, ठीक है। आपका क्या टारगेट है, आप कहाँ काटेंगे ये बताइए? चलिए हाँ, चलिए समित से पूछते हैं। समित बताइए, ये JP एसोसिएट 8 रुपए में सेल किया, उसमें भी मुनाफा बन रहा है, 7 रुपए के नजदीक पहुंच गया शेयर। यहाँ पर भी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे दें इन्हें, और टारगेट बताएं। देखिए अनिल जी, ये स्टॉक में अगर ये पैसा बना रहे तो वो काफी पॉजिटिव साइन है। ये जनरली स्टॉक बहुत स्लो मूविंग है,
यस, उसका नियर टर्म आउटलुक भी नेगेटिव ही है। 6.5 का जो इसका रीसेंट लोज है वो रीटेस्ट हो सकता है। सो मेरे ख्याल से ये बने रह सकते हैं और इनका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 7.4 का होना चाहिए। 7.4 के ऊपर इसमें थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए। थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा कर रखे ₹7.40 पर। अगला सवाल लेंगे हम लखनऊ से, और लखनऊ से हमारे साथ पर फोन लाइन पर हैं रजत। रजत जी नमस्कार, बताइए क्या ट्रेड लिया आपने? नमस्कार अनिल सर। जी सर। सर मैंने अरविंद लिमिटेड का 290 का स्ट्राइक का दिया था एक लॉस कॉल ऑप्शन में ₹12.80 में। अच्छा, 290 का कॉल खरीदा है ₹12.80 में अरविंद आपने, यानी कि तेजी की पोजीशन बनाई, ठीक है ना? बताइए अमित जी, इनके लिए क्या राय होगी आपकी? अरविंद में तेजी की पोजीशन है, 290 का कॉल खरीदा, 1280 में इस वक्त चल रहा है ₹5 नीचे। देखिए राय यही है कि आप इसमें से निकल जाए, क्योंकि स्टॉक का जो नियर टर्म टारगेट है अराउंड 258 to 260 बन रहा है, और स्टॉक एक ऑलरेडी एक टॉपिंग आउट पैटर्न जैसे इंडिकेट कर रहा है, तो अपसाइड की गुंजाइश काफी कम है। इनफैक्ट यहाँ से अगर आप शॉर्ट करें तो आपको डाउनसाइड काफी ज्यादा है कंपेयर टू अपसाइड, तो निकल जाए। 248 to 250 के स्तर भी इसमें दिखाई दे सकते हैं। ओके, तो ये है राय आपके लिए, अरविंद के कॉल में से निकल जाएं। मुनाफा होने की संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है सर, सावधान रहें कम से कम, या फिर स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखें। रजत जी आपके लिए ये सलाह है अमित हर्चेकर की तरफ से। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं लेकर आऊंगा आपके लिए कुछ स्टॉक फ्यूचर्स की बेहतरीन पिक्स अमित हर्चेकर के पास है, खरीदारी की भी राय और शॉर्ट करने की भी। कौन से स्टॉक्स और क्या टारगेट्स हैं और क्या कॉल है बताएंगे इस ब्रेक के बाद। और अब वक्त है आपके लिए स्टॉक फ्यूचर्स की बेहतरीन पिक्स देने का। अमित हर्चेकर हमारे साथ है। अमित कह रहे हैं खरीदारी करें आप HDFC बैंक में। अमित बताइए क्यों पसंद है आपको और क्या टारगेट्स है इसके लिए? देखिए स्टॉक में लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, एंड क्योंकि ये निफ्टी का सबसे हैवीवेट स्टॉक है, यहाँ से 5 to 6% की रैली इजीली आ सकती है, क्योंकि सिर्फ लॉन्ग पोजीशन ही दिखाई दे रहे हैं और शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी इसमें हो चुकी है। हमारा जो लक्ष्य अराउंड 1200 बनता है, और आपका जो स्टॉप लॉस है लॉन्ग साइड में वो अराउंड 1105 का टाइट स्टॉप लॉस रखे। उसके नीचे जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई है उसमें अनवाइंडिंग की शुरुआत हो जाएगी। ओके, तो ये है राय इस वक्त HDFC बैंक में खरीदारी की। फ्यूचर्स खरीदना है 1135 के पार निकलने के बाद 1105 पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 1135 के पार निकल गया है इस वक्त, उसके ऊपर ये ले सकते हैं आप अभी। 1105 पर स्टॉप लॉस लगाएं और 1200 का लक्ष्य। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, लेकिन इस तरह के बाजार में शायद वही जरूरी है। अब आइए बिकवाली के स्टॉक्स देख लेते हैं, कहां पर शॉर्ट करने की राय है अमित की, और उस लिस्ट में सबसे ऊपर है हिंडाल्को। बताइए। देखिए हिंडाल्को में ऑलरेडी कल हमने ट्रेंड रिवर्सल देखा है, लेकिन फॉलोअप सेलिंग के लिए आपको वेट करना होगा 89.5 का स्तर टूटने के लिए, क्योंकि उसके नीचे शॉर्ट बिल्डअप की शुरुआत हो जाएगी। तो राय यही है कि आप वेट करें 89.5 के नीचे, आप इसमें शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कीजिए। आपका जो स्टॉप लॉस होगा 94 और लक्ष्य होगा अराउंड 81 का। दूसरा जो शॉर्ट कैंडिडेट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमारा ऐसा अंदाज है कि ब्रॉडर मार्केट्स में ऑलरेडी टॉपिंग आउट फॉर्मेशन चल रहा है, इसी कारण काफी ब्रॉड बेस्ड स्टॉक्स में सेलिंग आ रही है। SBI उसमें से एक है जिसमें काफी अनवाइंडिंग हमने देखी है, एंड 178 के नीचे और भी सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड होने की चांसेस है। तो 178 के नीचे आप फ्यूचर शॉर्ट करें, आपका जो स्टॉप लॉस होगा 185 का, जो कि इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस भी बनता है, और स्टॉक में पूरी तरह से जो गैप है अराउंड 165 to 166 वहां तक ये फ्यूचर्स जाके रुक सकता है। ओके, तो ये है राय आपके लिए SBI का फ्यूचर शॉर्ट करने के। 178 के नीचे शॉर्ट करें तो अभी थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी 180 के ऊपर चल रहा है, तो अभी इसका सेल ट्रिगर हुआ नहीं है। 178 जब तोड़ेगा उसके बाद नीचे इसके सेल ट्रिगर होगा, तब आपको स्टॉप लॉस लगाना है 185 का और 165 रुपए का लक्ष्य, ये कह रहे हैं अमित। अमित से मैं ऑप्शन की रणनीति भी लूंगा, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है, पवन नागपुर से। हाँ पवन जी पूछिए। सर मैंने एक्चुअली में टाटा स्टील का 355 पे फ्यूचर लिया हुआ है। 355 में फ्यूचर लिया है। हेलो, 355 में फ्यूचर लिया, 355 रुपए में। जी सर, और अंबुजा पे लिया हुआ है 230 में। अंबुजा का भी फ्यूचर ही खरीदा है आपने? 230 सर। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। चलिए कोई बात नहीं, आपका सवाल मैंने सुन लिया है। टाटा स्टील आपने 355 में खरीदा है, अंबुजा आपने 230 रुपए में खरीदा है। समित की राय लेते हैं। समित, दोनों के चार्ट देखकर बताएं। पहले तो टिस्को
जो 355 में खरीदा हुआ है, और दूसरा है अंबुजा 230 वाला, इनका 15 रुपए नीचे है। टाटा स्टील में मामूली यहाँ पर भी नुकसान है, दोनों में एक्चुअली नुकसान है। स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए इन्हें? देखिए, मेटल पैक में हमने रिसेंटली एक अच्छी खासी रैली देखी है, तो एक रैली के बाद कहीं ना कहीं पे एक प्रॉफिट बुकिंग आना एविडेंट था। वही हमने देखा है लास्ट 1-2 दिनों में जो करेक्शन देखा है पूरे मेटल पैक में। टाटा स्टील में अराउंड 360 का रेजिस्टेंस था, वहीं से इसने भी एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिया हुआ है। हालांकि अभी एक अच्छे खासे सपोर्ट पे चल रहा है। 325 का एक क्लोजिंग बेसिस पे इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। उसके नीचे स्टॉक में और करेक्शन आएगा और फिर वो लो लेवल पे मिल सकता है। बट अगर 325 होल्ड कर पाया तो स्टॉक में एटलीस्ट एक इमीडिएट बाउंस टुवर्ड्स 345-350 आ सकता है, वहां पे ये एग्जिट कर सकते हैं इनके पोजीशन। और दूसरा, अगर आप अंबुजा सीमेंट की बात करें तो अंबुजा सीमेंट में भी एक करेक्टिव मूव हमने देखा है लास्ट 2 वीक्स में, बट उसके हायर डिग्री चार्ट देखे तो काफी पॉजिटिव बन गए। जो पहले कंसोलिडेशन में ये स्टॉक ट्रेड करता था वहां से उसने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया हुआ है, और अभी वो एक रिसेंटली हमने एक पुल बैक देखा हुआ है। सो 210, 208 का काफी अच्छा सपोर्ट है। सो मेरे ख्याल से 208 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अंबुजा सीमेंट में एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और पॉसिबिलिटी है यहाँ से अगर ये स्टॉक 210 का लेवल नहीं तोड़ता है तो इसमें 222 से लेकर 225 तक एक बाउंस आ सकता है। ओके, तो ये है राय टाटा स्टील पे और अंबुजा सीमेंट पे। आपके लिए वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे। मेरे पास है ऑप्शन की एक रणनीति अमित हर्चेकर की, बताऊंगा आपको, और लेंगे दर्शकों के सवाल इस ब्रेक के बाद। समित चौहान और अमित हर्चेकर हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। अब लेते हैं ऑप्शंस की रणनीति जो हमें दे रहे हैं अमित हर्चेकर। बताइए अमित, कौन सा ऑप्शन ट्रेड करेंगे आज? देखिए, हम शॉर्ट ट्रायंगल की स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको 7600 का मेक अप पुट ऑप्शंस बेचना है और साइमल्टेनियसली 7900 का कॉल ऑप्शंस भी आपको बेचना है। ये जो स्ट्रैटेजी में आपका जो टोटल आपको पैसे मिलेंगे अराउंड 250 रुपीज, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यही ट्रेडिंग जोन में बना रहेगा करके। ओके, और हमारे अगले दर्शक हैं नासिक से विवेक, और लेते हैं उनका सवाल। पूछिए विवेक जी। सर, आईसीआईसी बैंक का हाँ जी 10.50 दिया। 225 रुपए का कॉल खरीदा है आपने आईसीआईसी बैंक का 10.50 रुपए में, राइट? हाँ, पूछ लेते हैं अमित जी से ही पूछते हैं। अमित, 225 का कॉल खरीदा हुआ है 10.50 में, आधा रह गया, ये तो आधे से भी एक्चुअली कम है, 4.25 रुपए। देखिए, आईसीआईसी बैंक में यहाँ से अभी भी सेलिंग की चांसेस ज्यादा हैं। 210, 208 का सपोर्ट बनता है, वहां पे स्टॉक जाके स्टेबलाइज करना चाहिए, तो एग्जिट की सलाह होगी, क्योंकि ये 220, 222 के यहाँ पे फिर से आपको सेलिंग दिखाई देगी। ओके, तो ये है राय, इसमें एग्जिट कर लेने की ज्यादा बढ़िया है। लग रहा है कि और नीचे जा सकता है, तो 5 रुपए के आसपास जो मिल रहा है वो ले लीजिए आप। और अगला एक्सपर्ट, अगले दर्शक हमारे साथ है भिलवाड़ा राजस्थान से बाबूलाल। बाबूलाल जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर जी। मैंने एक अपोलो टायर की 170 रुपए की कॉल ले रखी है, 2 रुपए 80 पैसे में। ओके, अपोलो टायर की कॉल खरीदी आपने। चलिए अमित जी से पूछते हैं। अमित जी, अपोलो टायर का कॉल खरीदा है 170 की स्ट्राइक प्राइस का, इन्होंने 2 रुपए 70 पैसे 2 रुपए 80 पैसे पर लिया हुआ है। क्या करना चाहिए इन्हें, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो भाव है 2 रुपए, लगभग 75 पैसे का नुकसान है इनको। देखिए, स्टॉक का ट्रेंड डाउन है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्टॉक 136 to 137 जाके स्टेबलाइज हो, तो इसमें से निकल जाए, क्योंकि स्टॉक में अपसाइड के भी होप्स नहीं दिखाई दे रही है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था अराउंड 165 का, उसके नीचे 137 का ही टारगेट बैठता है, तो आप शॉर्ट में ट्रेड करें या कॉल्स में से निकल जाए। ओके, ठीक है, तो अपोलो टायर्स में से निकलने के बारे में ही सोचें। बाबूलाल जी, ज्यादा ऊपर की गुंजाइश दिख नहीं रही है, तो थोड़ा भाव के आपके नजदीक आ जाए या फिर स्टॉप लॉस आप जरूर लगा कर रखें, ये राय है आपके लिए अमित हर्चेकर की तरफ से। अमित और समित, आप दोनों का शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालकर आज ट्रेडर्स हॉटलाइन में अपनी राय देने के लिए। और ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद आगे क्या एक्शन होने वाला है ये बताने के लिए हमारे साथ हैं नई दिल्ली से प्रियंका। प्रियंका, बताइए क्या कुछ एक्शन है सौदा आपका में?
सौदा आपका में रैपिड फायर अंदाज में हम बताने वाले हैं कि हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए अपने स्टॉक्स के साथ, और साथ ही 2 ट्रेडिंग आइडिया आपको मानस जायसवाल भी देने वाले हैं आज के मौजूदा बाजार में। तो वापस आइए, मैं अभी आ रही हूं मानस जायसवाल के साथ सौदा आपका लेकर। बाद बाजार में जोरदार रिकवरी, एचडीएफसी में लगातार दूसरे दिन भी तेजी। कल नोमुरा के अपग्रेड के बाद एचडीएफसी दूसरे दिन भी मजबूत। रियल एस्टेट कंपनियों में जोरदार तेजी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट समेत दूसरी कंपनियां भागी। चीनी शेयरों में भी दिखा 5 से 6% का उछाल। कमजोर नतीजों के बाद हेक्सावेयर में 6% की बड़ी गिरावट। डीएचएफएल और एचकेएस माइक्रो फाइनेंस में भी मुनाफा वसूली, 2.5 से 3.5% की कमजोरी। बाजार को हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर्स से अच्छे नतीजों की उम्मीद। गोदरेज प्रॉपर्टीज के नतीजे भी आ सकते हैं बेहतर। एफएमसीजी कंपनियों पीएनजी, जिलेट और इमामी पर भी रहेगी नजर। और बीएसई ने रिको इंडिया में ट्रेडिंग को किया सस्पेंड। 26 मई के बाद नहीं होगा कारोबार। 2 तिमाहियों से कंपनी ने नहीं किए नतीजे पेश। दूसरे दिन लगातार शेयर में लोअर सर्किट। तो बाजार में हम देख रहे हैं सेंसेक्स बढ़त पर कारोबार कर रहा है। 86 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। निफ्टी में भी 13 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है, 7,720 पर है। मिड कैप में अब हम ऊपर आते हुए मिड कैप को भी देख रहे हैं, 12 अंकों की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी बेहद सपाट है, 5 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। मेरे साथ आज है manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। नमस्ते मानस, स्वागत है आपका। निफ्टी में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी आज के लिए? देखिए, मेरा समझना यह है कि जिस तरह 2 दिन पहले निफ्टी ने अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया और कल पूरे दिन हमने हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखा, जो कि रेजिस्टेंस 7750 के आसपास निफ्टी लगातार फेस कर रहा था। और आज भी अगर आप देखिए तो 7750 के लेवल्स ब्रेक नहीं हुए हैं। मैं समझता हूं कि अगर हम लोअर लेवल्स पे देखें तो 7660 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, बट यहां पर शॉर्ट करने की राय नहीं रहेगी, क्योंकि जिस तरह का एडवांस डिक्लाइन रेशियो ऐसा लगता है कि शायद एक छोटी सी गिरावट के बाद हमें फिर से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। बट आपको खरीदारी तभी करनी है जब निफ्टी 7750 के लेवल्स को ब्रेक करे। तो अगर खरीदारी करनी है तो 7750 के ऊपर करें, स्टॉप लॉस 7690 लगाएं, और मैं समझता हूँ 7750 ब्रेक करेगा तो कम से कम 7850 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 7750 के ऊपर ही खरीद की सलाह दे रहे हैं मानस। लक्ष्य 7850 का, स्टॉप लॉस 7690 का, इसका ख्याल जरूर रखें। तो शेयरों पर हम लेंगे मानस जायसवाल की फटाफट सलाह, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर। रिको इंडिया पर कई दिनों से लगातार लग रहे सर्किट और साथ ही शेयर की ट्रेडिंग पर रोक की खबरों से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये पूरा मामला जानने के लिए हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, आप काफी करीब से फॉलो करते आए हैं, पहले ये बताइए कि अब रिको इंडिया में क्या हुआ है, क्या लेटेस्ट अपडेट क्या है? इस समय लेटेस्ट अपडेट यह है कि सेबी ने, क्योंकि इन्होंने 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स नहीं दिए, तो इसकी ट्रेडिंग पर बैन लगाने की कवायद शुरू कर दी है। 20-21 दिन का इनको नोटिस दिया गया है कि आप सारे डॉक्यूमेंट और सारी जानकारियां और रिजल्ट्स अगर आप दे पाएंगे, कंपाइल कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो ट्रेडिंग पर बैन लगा दिया जाएगा। ये तारीख 20 तारीख तक दी गई जानकारियां इनको देनी होंगी। तो ये एक नई डेवलपमेंट है, और हालांकि प्रमोटर के स्टेक में किसी तरह का कोई फर्क नहीं है, अभी भी 73% हिस्सेदारी प्रमोटर्स रखते हैं। तो ये नई जानकारी के साथ अभी ये एक खबर आती हुई दिखी है। लेकिन जैसे आपने पहले भी ये बात रखी कि रिको इंडिया में कई तरह की मुश्किलें हैं, इसका थोड़ा सा इतिहास आपको पीछे जाना होगा। यानी कि बहुत ज्यादा पीछे नहीं, सिर्फ आप 6 से 8 महीने पीछे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिको इंडिया के अंदर दिक्कतें आखिरकार बनती हुई कैसे दिखी हैं। इससे पहले इसको जेड कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया था। ये खबर तो बिल्कुल लेटेस्ट है कि इसकी ट्रेडिंग बैन होगी, लेकिन इससे पहले इसको जेड कैटेगरी में डाला गया था, यानी कि T2T के इस तरह से कि आप उसकी डिलीवरी ही रख पाएंगे, इसको एक दिन के अंदर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी थी कि ऑडिटर्स बदलने की बात सामने निकल के आई थी कि ऑडिटर्स कंपनी बदल रही है क्योंकि 2 क्वार्टर से रिजल्ट नहीं दिए गए। जब ये पूछा गया कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, तो कंपनी ने कहा क्योंकि ऑडिटर्स हमने बदले हैं इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहे।
प्राइस वाटर कूपर को अपॉइंट किया गया है स्पेशल ऑडिट के लिए। इससे पहले ऑडिटर उनका कोई और दूसरा था। इसके अलावा जब रिजल्ट्स नहीं आए तो उनसे जब जानकारी मांगी गई तो कंपनी ने सिर्फ एक नोटिस दिया कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हम जल्दी रिजल्ट के साथ आएंगे। इसकी पेरेंट कंपनी जो कि जापान की है उसने भी कहा कि भारत की कंपनी में हमारे को भरोसा है और रिजल्ट आपको जल्द मिलेंगे, लेकिन तब भी नहीं आए तो इन्वेस्टर्स ने बिकवाली करना शुरू किया और उसके बाद से मैनेजमेंट के 3 बड़ी पोजीशंस जिसमें सीईओ, सीएफओ और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओओ को भी कंपनी का रास्ते से बाहर कर दिया गया। इन तीनों को ही बाहर कर दिया गया। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट पिछले 6 महीने में हुई है। आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ इसमें ट्रेडिंग सस्पेंशन की खबर सामने आई है। तो डिम्पल, यानी ये लंबे समय से चला आ रहा है, पुराना मामला है, ये हाल फिलहाल का नहीं लग रहा है और हम स्टॉक को देख रहे हैं रिएक्ट कर रहा है नीचे की तरफ। आप कैसे देख रहे हैं इस खबर का? ओवरऑल अब क्या असर पड़ेगा इस सस्पेंशन के बाद? ये जो मामला अपनी आपको सामने रखा कि इसमें सीएफओ, सीईओ, सीओओ को बाहर निकाला गया, ट्रेडिंग सस्पेंशन का मामला है, ये सारे मामले तो अभी हाल फिलहाल के 6 महीने के हैं। लेकिन अगर आप पिछले 2 साल पहले चले जाएं जहां से इसकी शुरुआत हुई है, अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, ईयरली चार्ट, तो 2013 के बाद आपको एक्सट्रीम वॉलेटाइल और ये एकदम से वर्टिकल राइज और वर्टिकल फॉल की कैटेगरी में आपको दिखेगा। जबकि 2013 से लेकर 2014 तक के कुछ बीच में खास मोमेंटम नहीं था, एक नॉर्मल ट्रेड था। शुरुआत हुई थी 2013 के अंदर जब इस पहली बार डीलिस्टिंग की खबर सामने निकल के आई कि मैनेजमेंट इसको डीलिस्ट करना चाहती है। जिस समय खबर आई थी उस समय इसका दाम 58 रुपीज थे और बाद में प्राइसिंग बताया गया कि करीब 120 रुपए के आसपास ये डीलिस्टिंग की जाएगी। लेकिन डीलिस्टिंग में कुछ नियमों में दिक्कत आ गई जिसकी वजह से कंपनी ने यह फैसला लिया कि इसको डीलिस्ट नहीं करेंगे बल्कि लिस्टेड कंपनी के तौर पर रखेंगे। तब शेयर के अंदर एक तेज गिरावट भी आई, लेकिन फिर भी शेयर ने कुल मिला के उस साल भी यानी कि 2014 के अंदर भी अच्छे रिटर्न्स ही दिए। लेकिन दिक्कत या ये कहें कि स्पेकुलेशन जो शुरू हुई है इस ट्रेड के अंदर वो आपको प्राइसिंग से दिखेगी। वो 2015 के अंदर शुरू हुई जब 2015 की जनवरी से लेकर 2015 के जून तक ये शेयर सीधा करीब 250% यानी कि 350 का शेयर 1000 के आंकड़े को पार कर गया और इसी तरह से शेयर टूटा भी। ये शेयर टूटा है 2 जुलाई 2015 से जब उसने 52 वीक हाई 1072 का लगाया था और उसके बाद अब ये निचले स्तरों पर यानी कि 4 मई सिर्फ 10 महीने में ही ये शेयर 1000 के लेवल से टूटकर 271 पर आ गया। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया होगा पिछले साल की जुलाई के अंदर तो आपके पास सिर्फ अभी 27,000 रुपए रह गए हैं। ये शेयर के अंदर गिरावट का आपको एक पैमाना हमने आपके सामने रखा है। तो हर खबर पे रिएक्शन दी है, पहले तेज सपाट रैली, उसके बाद तेज सपाट गिरावट। शुक्रिया डिम्पी इस पूरे ओवरऑल अपडेट के लिए। और अब सौदा आपका में वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। अगले 5 मिनट तक रहिए हमारे साथ क्योंकि मानस जायसवाल आपको देने वाले हैं फटाफट सलाह। अलीगढ़ से शादाब का है पहला सवाल। टाटा मोटर्स के 100 शेयर 402 रुपए की खरीद। मैं समझता हूँ कि बने रहे क्योंकि करेक्शन जरूर देखने को मिला है पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह है। तो मैं 380 का स्टॉप लॉस रखें, बने रहे स्टॉक में। भोपाल से रोहित सुजलॉन के 100 शेयर 24 रुपए 81 पैसे की खरीद। कभी भी कोई उछाल मिले 15 और 16 रुपए के बीच में तो स्टॉक से निकल जाए और कोई भी फ्रेश लॉन्ग 16 रुपए 50 पैसे से पहले ना बनाए। अहमदाबाद से रोहित आईडीएफसी बैंक 2000 शेयर 47 रुपए 90 पैसे की खरीद। देखिए मैं समझता हूँ कि बने रहे स्टॉक में बट 43 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाएं। जब तक उसके नीचे स्टॉक नहीं जाता है तब तक मैं समझता हूँ एक साइडवेज रेंज में ही मूव करता रहेगा। दिल्ली से चेतन अल्फा लैब 300 शेयर 68 की खरीद। चार्ट पे वीक लगता है तो मैं समझता हूँ कोई छोटा सा उछाल मिले स्टॉक 35 के आसपास आए तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी। विमल जानना चाहते हैं मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर 15,000 शेयर 70 की खरीद। एक बढ़िया मूव देखने को मिला है। 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है। मैं समझता हूँ बने रहना चाहिए 43 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर 50 रुपए के लेवल्स ब्रेक होंगे तो स्टॉक कम से कम 65 लेवल्स को टेस्ट करेगा। मुरादाबाद से आशीष चौबे भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बीईएल 200 शेयर 1380 की खरीद। 1130 और 1250 की रेंज में स्टॉक काफी समय से ट्रेड कर रहा है इसलिए बने रहें बट अपना स्टॉप लॉस 1130 के नीचे जरूर लगाएं। भटिंडा से सुखजीत सिंह एसबीआई 475 शेयर 209 की खरीद है। मैं समझता हूँ कि टाइम फ्रेम बड़ा रखें अगर 6 to 8 मंथ्स का तो बिल्कुल करंट लेवल से बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए बने रहें और 160 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं।
रायपुर से दीपक कुमार, सूर्या रोशनी 100 शेयर 153 की खरीद। कुछ गिरावट देखने को मिली है, बट फिर भी स्टॉक में बड़ा सपोर्ट 143 से 140 की रेंज में है, इसलिए 140 का स्टॉप लॉस लगाए बने रहे। अगर स्टॉक एक बार 150 के ऊपर जाएगा तो 165 के लेवल्स को टच करेगा। लखनऊ से अनुपम, वीआईपी इंडस्ट्रीज 1700 शेयर 85 की खरीद। लॉन्ग टर्म चार्ट पे स्टॉक अच्छा लगता है, पिछले दिनों गिरावट देखने को मिली है, बट स्टॉक में बड़ा सपोर्ट 105 और 100 की रेंज में है, बने रहे। 100 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। अगर 2 से 3 मंथ का टाइम फ्रेम लेके चलेंगे तो उम्मीद कर सकते हैं कि 125 से 130 के लेवल्स देखने को मिले। गोरखपुर से के अग्रवाल, लक्ष्मी मशीन वर्क 40 शेयर 2840 की खरीद है। ये ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इसलिए मेरी राय में बने रहे। लॉन्ग टर्म चार्ट से अभी भी स्टॉक अच्छा लगता है, और अगर 6 to 8 मंथ का टाइम फ्रेम लेके चलेंगे तो 4200 के लेवल्स वापस देखने को मिलेंगे। भावनगर से दीपक पटेल, टीटागढ़ वैगन 1000 शेयर 111 की खरीद है। मैं सोचता हूँ टीटागढ़ वैगन में एक स्टिक स्टॉप लॉस 85 का रखें, बने रहे स्टॉक पे। 4 से वीक लगता है, और अगर 85 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो वहां से कम 20 रुपए का डाउन साइड देखने को मिलेगा। कोलकाता से अरिजीत घोष, काया लिमिटेड 50 शेयर 1800 की खरीद। फिलहाल के लिए बने रहे। एक ऐसा लगता है कि स्टॉक ने बेस बनाने की कोशिश की है 750 के आसपास, इसलिए 750 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। स्टॉक बुलिश 960 के ऊपर होगा, और अगर 960 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो कम से कम 1250 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। असम से बलराम, मार्क्सन 100 शेयर 107 रुपए 80 पैसे की खरीद है। मार्क्सन एक क्रॉस साइडवेज रेंज में चल रहा है, मैं समझता हूँ 40 रुपए के स्टॉप लॉस का बने रहना चाहिए। अगर स्टॉक 55-56 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो कम से कम 70 रुपए तक की रैली देखने को मिलेगी। जामनगर से धीरे इंशाह, लॉयड इलेक्ट्रिकल 12 शेयर 266 की खरीद। मैं समझता हूँ स्टॉक से निकलना चाहिए, हाई लेवल पे रेजिस्टेंस दिखता है, और शायद गिरावट में स्टॉक 220 के लेवल्स को टच कर सकता है। जलगांव से मुकेश, टेक्समैको 1000 शेयर 47 की खरीद है। बने रहे स्टॉक में 90 रुपए के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। 90 रुपए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, और अगर एक बार स्टॉक 115 के ऊपर निकलेगा तो फिर से हमें 150 और 160 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जूनागढ़ से विनोद पटेल, विप्रो 100 शेयर 655 की खरीद है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से है तब तो बने रहे, बट अगर शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो ऐसा लगता है कि स्टॉक 520-510 की रेंज में आ सकता है, तो अगर 6 to 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम है तो बिल्कुल बने रहे स्टॉक में। और इसी के साथ स्टॉक्स फटाफट का वक्त यहीं पर खत्म होता है, लेकिन भारत अब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि मौजूदा बाजार में आप क्या आपकी ट्रेडिंग टिप्स रहेंगी। देखिए, पहला तो आईबी रियल एस्टेट रहेगा। उसका रीजन बहुत क्लियर है, कुछ रियलिटी स्टॉक्स चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं। आईबी रियल एस्टेट ने जिस तरह की रैली पिछले दिनों दिखाई है 55 रुपए से 70 रुपए तक, और उसके बाद जब आज स्टॉक ने 70 रुपए के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है वॉल्यूम के साथ, तो सबको देख के लगता है कि अभी यहां से और अप मूव देखने को मिलेगा। कम से कम 78 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें और अपने स्टॉप लॉस 69 के नीचे लगाएं। दूसरा स्टॉक रहेगा बलरामपुर चीनी का। आज अगर आप देखिए तो ज्यादातर शुगर स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, और एक कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिला है। करीब 3 से 4 हफ्ते का कंसोलिडेशन हमने बलरामपुर चीनी में देखा। 113 रेजिस्टेंस था, बट आज वो लेवल्स ब्रेक हुए हैं, वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी यहां से एक शार्प अप मूव देखने को मिल सकता है। 122 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। 110 का स्टॉप लॉस लगाएं और लॉन्ग पोजीशन बनाएं। तो 2 बार की सलाह, और वो भी 2 ऐसे काउंटर जिसमें आज अच्छी खासा हम तेजी देख रहे हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और बलरामपुर चीनी, इनको पसंद आ रहा है और इसमें खरीद की सलाह दे रहे हैं मानस जायसवाल आपको। और अब वक्त है सीएनबीसी आवाज पर चल रहे प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के विजेता का नाम जानने का। 3 मई को इक्विटी चैंपियनशिप में विजेता रहे हैं इंदिरा सिक्योरिटीज के निशांत चोपड़ा, और निशांत है मेरे साथ फोन लाइन पर। निशांत, मुबारक हो आपकी ये जीत, और मुझे बताइए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी, आपने क्या ऐसे कदम उठाए, एक तरह से आपका गुरु मंत्र क्या था? गुड मॉर्निंग प्रियंका, थैंक यू सो मच। कल का भी मैं विजेता था, और आज फिर आपसे मुझे बात करने का मौका मिला। सीएनबीसी आवाज और एडवाइजरी मंडी, दोनों को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और स्ट्रेटेजी सेम थी प्रियंका, जैसा कि कल हुई थी हमारी बात, कि कुछ मोमेंटम बेस्ड स्टॉक निकाले हमने टेक्निकल चार्ट पे,
कुछ ब्रेकआउट्स पकड़े और उन्हीं स्ट्रेटेजीज को आगे फॉलो करते हुए फिर से हमें सक्सेस मिला। शानदार जीत के लिए आपको मुबारक। कल भी आप जीते थे, आज भी जीते थे और कल भी अगर जीत जाएंगे, कल भी अगर आपका विनर में नाम होगा तो हैट्रिक हो जाएगी। निशान, बहुत मुबारक हो, यूं ही जीतते रहिए और हमसे बात करते रहिए। इसी के साथ सौदा आपका में हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपके स्टॉक्स पर क्या करना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, आपका अगला कदम मानस जायसवाल से समझिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, मेरे साथ दमन से दिनेश जी जुड़ चुके हैं। नमस्ते दिनेश जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? जी दिनेश जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, पूछिए अपना सवाल। और मेरा सवाल कल्याणी स्टील पे है। 57 रुपये में लिए थे 100 से, 57 रुपये में 100 से लिए थे। बहुत छोटा गांव है इधर, आपका उन्हें इंटरव्यू लेना चाहिए। चलिए, हमें खुशी है कि आप वहां पर सीएनबीसी आवाज देखते हैं, छोटे से गांव से भी, और आप मुनाफे पर बैठे हुए 107 रुपए 10 पैसे का शानदार मुनाफा कमा रहे हैं दिनेश जी। मानस, कल्याणी स्टील आपको चार्ट्स पर कैसा दिखता है? क्या इस मुनाफे को बुक करना चाहिए या और इंतजार करें कल्याणी स्टील में? देखिए, काफी समय से हम देख रहे हैं कि 180 और 190 के आसपास स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और पिछले 7-8 दिनों में हमने गिरावट भी देखी है, बट फिर भी लॉन्ग टर्म चार्ट तो अभी भी बेहतरीन लगते हैं। ऐसा लगता है कि गिरावट के बाद जब स्टॉक 150 के लेवल टच करेगा, फिर से मैं समझता हूं कि रैली देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म चार्ट पे ऐसा लगता है कि 180 के लेवल स्टॉक ब्रेक करके 12 से 15 मंथ का अगर टाइम फ्रेम हो तो कम से कम 230 से 250 तक के लेवल्स को टच कर सकता है। तो मेरी राय में तो बिल्कुल बने रहें और अपना स्टॉप लॉस 150 रुपए के नीचे रखें। ओके, सो 150 के स्टॉप लॉस का कल्याणी स्टील में ख्याल रखें। मानस, अगला सवाल हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए अहमदाबाद से अलकेश जी का आया है और इनका सवाल अभी बहुत लाजमी है। ये रिको इंडिया है, इनके पास 500 शेयर, 380 रुपए की खरीद है और अब इन्हें बताइए कि क्या करना चाहिए रिको इंडिया में। और तमाम दर्शक जिनके पास होगा रिको इंडिया वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या करें अभी जब बीएसई ने सस्पेंड कर दिया इसके ट्रेड को आने वाले समय में। आपकी सलाह रिको इंडिया पर अभी? देखिए, इतने वोलेटाइल स्टॉक में और जहां पर स्टॉक वोलेटाइल अपने न्यूज की वजह से हो रहा हो, वहां पर बने रहना थोड़ा सा रिस्की लगता है। जिस तरह की गिरावट हमने पिछले दिनों देखी है, जिस तरह की हिस्ट्री रही है पिछले 1 साल में स्टॉक की, मैं समझता हूं कि हर उछाल पे स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए। मैं नहीं समझता स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगर हम टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो एक सपोर्ट 250 के आसपास जरूर दिखता है, बट अगर मानिए कि 250 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो जो नेक्स्ट टारगेट टेक्निकली आता है वो कहीं ना कहीं 175 और 160 की रेंज में आता है। तो टेक्निकली भी स्टॉक वीक लगता है और जब भी इतने नेगेटिव न्यूज आप लगातार स्टॉक में देख रहे हो तो उसे बने रहने का कोई रीजन समझ में आता नहीं है। ओके, सो एग्जिट रिको इंडिया भले ही नुकसान हो रहा हो, ये है मानस की सलाह। सोलापुर से अमोल जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। नमस्ते अमोल, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? बैंक ऑफ बड़ौदा मैडम, 150 पे लिया है मैंने। बैंक ऑफ बड़ौदा 150 की खरीद है इनकी। मानस, आपकी सलाह? देखिए, अगर ये ट्रेडर है तब तो मैं समझता हूँ बने रहना चाहिए, क्योंकि करीब 5-6 दिन का करेक्शन हम देख चुके हैं और स्टॉक ने 50 दिनों का मूविंग एवरेज आज टेस्ट किया है। 148, 145 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चार्ट्स पे दिखता है, इसलिए 145 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहें। स्टॉक में अगर एक बाउंस बैक देखने को मिले और स्टॉक 160 और 165 की रेंज में आए तो मैं समझता हूँ वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हर्डल देखें मीडियम टर्म चार्ट्स पे तो ऐसा लगता है कि 165 और 170 एक बड़ा हर्डल है। तो अगर ये ट्रेडर है तो 148 का स्टॉप लॉस रखें और बने रहें स्टॉक में। रोहतक से सतीश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्ते सतीश जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मैं रोहतक से सतीश बोल रहा हूँ। मेरे पास इक्विटास होल्डिंग के हैं 500 शेयर, 140 मेरी खरीद है, तो मैं क्या करूँ, इसको होल्ड करूँ या निकल जाऊँ? ₹2.30 पर शेयर के मुनाफे पर बैठे हुए हैं यहाँ पर ये। अब मानस, आपकी सलाह क्या होगी? अच्छे नतीजे रहे इस तिमाही में इस कंपनी के, अब आप आगे की सलाह क्या देंगे? चार्ट्स पर कैसा दिखता है इक्विटास होल्डिंग?
देखिए, बहुत ही नया स्टॉक है तो डेली चार्ट्स तो बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम के नहीं है, तो इसलिए इस पे एडवाइस देना मुश्किल होगा। बट अगर हम इंट्राडे चार्ट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि 140 एक स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर केवल 4 से 5 दिनों की बात की जाए तो मैं समझता हूँ 140 का स्टॉप लॉस रखे बने रहे। स्टॉक अगर 143, 144 के ऊपर निकलेगा तो वहां से कम 7 से 8 रुपए का अपमूव देखने को मिलेगा। तो बहुत ही छोटी अवधि का ये व्यू है, स्टॉप लॉस 140 जरूर लगाएं। 140 के स्टॉप लॉस जो आपकी खरीद का ही पॉइंट है उसका ख्याल जरूर रखें और छोटी अवधि के लिए इसको आप होल्ड कर सकते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे उनसे बात। वेलकम बैक। उज्जैन से विशाल जुड़ के हमारे साथ अपने सवाल के साथ। विशाल जी नमस्ते, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ नमस्कार मैम, मेरे पास ये आरकॉम के 2000 शेयर है 57 रुपए के भाव से। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि एसएमएल इशू जो ये ऑटोमोबाइल कंपनी है वो उसके 20 शेयर है मेरे पास 1350 रुपए के भाव से। तो मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है, मैं इसमें कुछ आगे का आप उसका बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं सर। और आपको नुकसान भी एसएमएल इशू में अच्छा खासा हो रहा है, 343 रुपए पर शेयर नुकसान पर बैठे हुए हैं। ना सर, रिलायंस कम्युनिकेशन और एसएमएल इशू आपको कैसा दिखता है चार्ट्स पर? क्या सलाह देंगे विशाल को यहाँ? देखिए, आरकॉम की जहां तक बात है, अगर इनका टाइम फ्रेम थोड़ा सा मीडियम टर्म का होता तब तो मैं कहता कि बने रहिए और 45 का स्टॉप लॉस रखिए। हालांकि इन्होंने बोला है कि शॉर्ट टर्म का व्यू है, शायद 1 से 2 हफ्ते का ही केवल व्यू है। तो मैं समझता हूँ कि एक पहला काम करें, एक स्टिक स्टॉप लॉस 52 रुपीज के नीचे लगाएं। स्टॉक ने 50 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है डाउन साइड के लिए, इसलिए मेरी राय में 52 का स्टॉप लॉस रखे बने रहें। स्टॉक अगर 56, 57 के ऊपर निकल आएगा तब तो कोई चिंता की बात नहीं है, फिर से 65 और 67 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बट फिलहाल के लिए 52 के स्टॉप लॉस से बने रहे स्टॉक में। एसएमई की जहां तक बात है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखने लगे हैं। चार्ट्स पे 700 के आसपास बेस बना था और पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि शायद 1200 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टॉक ने अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक कर लिया है। तो मेरी राय में तो यहां बने रहें और अपना स्टॉप लॉस 900 रुपए से नीचे रखें। 900 के नीचे एक स्टॉप लॉस एसएमएल इशू में, इसका ख्याल जरूर रखें। दिल्ली से गौरव जी से बात करते हैं। नमस्ते गौरव, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार मैडम, मेरे पास एसडी एक कंपनी है, एसडी एल्युमिनियम। इसका मैंने शेयर खरीदे थे जो अभी लॉस में चल रहा है, तो थोड़ी सी राय इसमें जानना चाहूंगा। मेरे पास 40 शेयर हैं, 40 शेयर मैंने लिए थे 120 के भाव पे और ऐसा लग रहा है कि अभी न्यूनतम रेट पे चल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बिल्कुल 29 रुपए पर शेयर नुकसान उठा रहे हैं यहाँ पर गौरव, चिंता लाजमी है। मानस, आपकी राय गौरव को चाहिए? देखिए, पिछले करीब अगर 6-7 मंथ में देखिए तो लगातार अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। 350 रुपए से स्टॉक गिरना शुरू हुआ था और लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि स्टॉक से जितना जल्दी हो उतना जल्दी निकल जाए। अगर कोई छोटा मोटा उछाल मिले 95 और 100 के लेवल्स टेस्ट करे स्टॉक, तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी। मैं समझता हूं स्टॉक में अब तब तक आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है जब तक स्टॉक 125 रुपए के ऊपर क्लोज ना हो। तो मेरी राय में उछाल पे स्टॉक से एग्जिट करें। इसी के साथ मानस, शुक्रिया आपका, आपने हमारे वक्त निकाला, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। सौदा आपका ब्याज मेरे साथ भी इतना ही। मुझे यही इजाजत दीजिए। आगे देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ।